पश्चिम बंगाल का हकीमपुर बॉर्डर। एक तरफ भारत की मुस्तैद सुरक्षा फोर्स के जवान अपनी पैनी नजरों से हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ घबराहट और डर से पसीने पसीने होते हजारों लोगों की एक बेकाबू भीड़ है। इन लोगों के सिर पर भारी भरकम सामान की गठरियां हैं, चेहरों पर अनजाना खौफ है और आंखों में अपने वतन लौटने की बेताबी। दोस्तों, यह कोई आम मेला नहीं है और न ही यह कोई सामान्य यात्रा है। यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसे हम रिवर्स माइग्रेशन कह सकते हैं, यानी आज इतिहास की उल्टी गंगा बह रही है। जो लोग कल तक चोरी छिपे रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर कटीली तारबंदी को पार करके भारत की सीमा में अवैध रूप से घुसे थे, आज वही लोग दिन के उजाले में सुरक्षा बलों के सामने खुद गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह वापस बांग्लादेश जाने दिया जाए। सालों तक जो लोग कोलकाता के आलीशान रिहायशी इलाकों में, दिल्ली की झुग्गियों में या केरल की गगनचुंबी इमारतों के निर्माण कार्य में हमारे और आपके बीच बिल्कुल भारतीय बनकर घूम रहे थे, आज अचानक उनकी पोल खुल चुकी है। सत्ता का गियर बदलते ही पश्चिम बंगाल की धरती पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना इस पूरे अवैध सिंडिकेट को चलाने वाले आकाओं ने अपने सपने में भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक बेहद सख्त और बिना किसी समझौते वाले आदेश ने उस पूरे देश विरोधी इकोसिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दिया है जो पिछले 1.5 दशक से इस सरजमी पर फल फूल रहा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सवाल वहीं का वहीं खड़ा है जो आज हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिमाग में एक भारी हथौड़े की तरह बार बार बज रहा है। आखिर पूर्व सरकार के शासनकाल में यह विदेशी घुसपैठिए 15-15 साल तक भारत के सीने पर कैसे छिपे बैठे रहे? कैसे सिर्फ कुछ हजारों की मामूली रिश्वत देकर यह लोग भारत की सीमा लांघ गए और देश का एक पूरा राजनीतिक तंत्र इन्हें अपना दामाद बनाकर पनाह देता रहा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हकीमपुर बॉर्डर पर रोके गए इन लोगों ने पूछताछ के दौरान घुसपैठ का ऐसा क्या भयानक सच उगल दिया है जिसने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है? आज हम आपको उस अदृश्य, गहरे और खौफनाक नेटवर्क की असलियत बताएंगे जो जमीन के नीचे नीचे एक दीमक की तरह पूरे देश में फैल चुका था। इस कहानी की शुरुआत करने के लिए हमें ग्राउंड जीरो पर चलना होगा। मुर्शिदाबाद और मालदा, यह पश्चिम बंगाल के वह 2 सीमावर्ती जिले हैं जिनकी सीमाएं भौगोलिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती रही हैं। इसी जमीन पर नई सरकार ने आते ही 2 बहुत बड़े डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत केंद्र खोल दिए हैं। इस हिरासत केंद्र का सीधा सा मतलब है वह पूरी तरह सुरक्षित और बंद जगह जहां अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़कर तब तक रखा जाता है जब तक कि उन्हें उनके देश वापस ना भेज दिया जाए, ताकि वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने और कहीं और भागकर न छिप सकें। जैसे ही इन डिटेंशन सेंटर्स के भारी लोहे के दरवाजे खुले और शुरुआती कार्यवाही में 16 अवैध घुसपैठियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला गया, पूरे बंगाल में छिपे हुए अवैध नेटवर्क और उनके राजनीतिक आकाओं में हड़कंप मच गया। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ और कड़ा था कि अब घुसपैठियों को बचाने वाली कोई भी राजनीतिक छतरी काम नहीं आएगी। इसी खौफ और कानूनी कार्यवाही के डर का नतीजा है कि आज हकीमपुर चेक पोस्ट पर बांग्लादेश लौटने वाले विदेशी नागरिकों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। हर एक चेहरे की पहचान की जा रही है, हर एक संदिग्ध दस्तावेज की कंप्यूटर और आधुनिक मशीनों से बारीकी से स्कैनिंग हो रही है। अब जरा उस खौफनाक सच पर आते हैं जो इन लौटते हुए लोगों ने खुद अपने मुंह से सुरक्षा एजेंसियों के सामने कबूला है। ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कल या परसों में ही चोरी छिपे भारत आए हों। इनमें से ज्यादातर लोग पिछले 1 या 1.5 दशक से हमारे देश के संसाधनों को, हमारे हक के राशन और पानी को खाकर पल रहे थे। कोलकाता का न्यू टाउन इलाका, जो अपनी चमचमाती कॉरपोरेट बिल्डिंगों, आलीशान मॉल और बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के लिए जाना जाता है, वहां की झुग्गियों और बस्तियों में यह लोग इस तरह रच बस गए थे कि इन्हें स्थानीय नागरिकों से अलग कर पाना नामुमकिन था। कुकुमनी बीवी नाम की एक महिला, जो आज अपने पति और 4 बच्चों के साथ हकीमपुर चौकी पर लाइन में खड़ी है, उसकी जुबानी सुनी गई कहानी हमारे पूरे पुराने सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। वह मूल रूप से बांग्लादेश के सतखीरा जिले की रहने वाली है, लेकिन पिछले 5 साल से कोलकाता के न्यू टाउन में बिना किसी डर के रह रही थी। उसका पति वहां कबाड़ बिनने का काम करता था और वह खुद भारतीय घरों में काम वाली बाई बनकर चौका बर्तन करती थी।
सबसे हैरान और विचलित कर देने वाली बात तो यह है कि उसके चारों बच्चे बकायदा कोलकाता के सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई कर रहे थे। सोचिए कि हमारा सिस्टम अंदर से कितना खोखला और बिकाऊ हो चुका था। एक विदेशी नागरिक जो पूरी तरह अवैध तरीके से सीमा पार करके आता है, वह न सिर्फ यहाँ आलीशान शहरों में बसता है, बल्कि टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाली सरकारी सुविधाओं का खुलकर फायदा भी उठाता है। आखिर किसके इशारों पर इन विदेशी बच्चों को भारत के सरकारी स्कूलों में धड़ल्ले से दाखिला मिल गया? वह कौन से स्थानीय नेता और रसूखदार लोग थे जो इन अवैध लोगों को अपना पक्का और परमानेंट वोट बैंक मानकर इनकी हर एक गैरकानूनी हरकत पर पर्दा डाल रहे थे और देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे थे? यह खौफनाक कहानियां सिर्फ कोलकाता या बंगाल के सीमावर्ती जिलों तक ही सीमित नहीं है। इस खतरनाक घुसपैठ नेटवर्क की मजबूत जड़ें अब पूर्वी भारत से निकलकर दक्षिण भारत के राज्यों तक पहुंच चुकी हैं। फहीम मालिदा नाम का एक शख्स, जो अब वापस बांग्लादेश भागने की कतार में खड़ा है, उसने सुरक्षा अधिकारियों को बताया कि वह करीब 8 महीने पहले सीमा पर सक्रिय एक दलाल को और 7,000 की नकद रकम देकर भारत की सीमा में घुसा था। मुर्शिदाबाद के जलांगी इलाके के जंगलों और नदी के रास्ते से उसने सीमा पार की थी और वहां से वह सीधा ट्रेन पकड़कर केरल पहुंच गया। अब आप इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को समझिए कि बंगाल में अवैध एंट्री होती है और वहां से बिना किसी रोक-टोक के सीधे हजारों किलोमीटर दूर केरल में जाकर काम शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का अर्थशास्त्र भी इन लोगों ने समझाया है। केरल में एक मजदूर को निर्माण कार्य या खेती के लिए दिन का 60,000 तक की दिहाड़ी मिलती है और इसके साथ ही एक वक्त का भरपेट खाना भी मुफ्त दिया जाता है। जबकि बांग्लादेश में इसी हाड़-तोड़ काम को करने पर बम मुश्किल Rs 500 टका मिलता है, जो अगर भारतीय मुद्रा में बदला जाए तो सिर्फ Rs 390 के बराबर बैठता है। इसलिए यह सिर्फ 2 वक्त की रोटी या रोजगार की तलाश नहीं थी, बल्कि यह सीमा पार से चलने वाला एक पूरा संगठित और अरबों रुपए का काला व्यापार बन चुका था। बॉर्डर पर मौजूद दलालों का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस काम कर रहा था जिसका सीधा संपर्क भारत के बड़े-बड़े शहरों में बैठे ठेकेदारों और दलालों से था। 7,002 रात के अंधेरे में सीमा पार करो, कुछ ही घंटों में फर्जी पहचान पत्र बनवाओ और उसके बाद ट्रेन या बस में बैठकर देश के किसी भी कोने में बेखौफ चले जाओ। क्या यह सब स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव था? बिल्कुल नहीं। स्थानीय स्तर पर एक ऐसा भ्रष्ट इकोसिस्टम काम कर रहा था जो इन विदेशियों को रातों रात भारतीय नागरिक बनाने की एक अवैध फैक्ट्री चला रहा था। उल्टा डांगा इलाके में पिछले 15 साल से रह रहे मोहम्मद सादिक और न्यू टाउन में अपनी जिंदगी के 15 साल गुजार चुके अब्दुल हसन जैसे लोग इस कड़वे सच का जीता जागता और चीखता हुआ सबूत हैं। 15 साल का वक्त एक बहुत लंबा अरसा होता है। इतने सालों में इन विदेशी लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत की धरती पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। राशन, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, सब कुछ उन्हें उसी तरह और उसी आसानी से मिल रहा था जैसे एक आम और ईमानदार हिंदुस्तानी टैक्स पेयर को तमाम लाइन में लगने के बाद मिलता है। बल्कि कई हैरान करने वाले मामलों में तो यह घुसपैठिए स्थानीय नेताओं के इतने चहेते और खास बन गए थे कि इन्हें भारत के असली और मूल नागरिकों से भी ज्यादा तवज्जो और सम्मान दिया जाने लगा था। वोट बैंक की इस गंदी और आत्मघाती राजनीति ने हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया था। यह एक ऐसा खुला रहस्य बन चुका था जिसे हर कोई जानता था, लेकिन कार्यवाही करने से डरता था। बंगाल के कुछ खास सीमावर्ती इलाकों में अवैध एंट्री का एक बेहद मजबूत और संगठित सिंडिकेट काम करता था। दलाल सीमा के उस पार से लोगों को इकट्ठा करते, उन्हें सुरक्षा बलों की नजरों से बचाकर सुरक्षित ठिकानों और बस्तियों तक पहुंचाते और फिर उसके बाद शुरू होता था पहचान बदलने का असली और घिनौना खेल। सबसे पहले फर्जी और नकली पतों पर मोबाइल के सिम कार्ड खरीदे जाते। कुछ ही दिनों के भीतर स्थानीय दलालों की मदद से सरकारी पहचान पत्र तैयार हो जाते और एक बार जब आपके हाथ में वह सरकारी पहचान पत्र आ गया तो आप आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक घोषित हो गए। उसके बाद देश का कोई भी कानून या कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे आपकी नागरिकता पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही बंगाल की राजनीतिक फिजा बदली और सत्ता परिवर्तन हुआ, यह पूरा का पूरा अवैध खेल ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया। नई सरकार के सत्ता में आते ही जो सबसे पहला, सबसे कड़ा और सबसे बड़ा प्रहार हुआ,
वह इसी अवैध नागरिकता के नेटवर्क पर था। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को ऊपर से सख्त और सीधे निर्देश दिए गए कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। इस प्रशासनिक सख्ती का असर इतना भयंकर और व्यापक हुआ कि जिन स्थानीय मकान मालिकों ने चंद रुपयों के लालच में या सस्ते मजदूर पाने के चक्कर में इन घुसपैठियों को अपने घरों और बस्तियों में किराए पर पनाह दे रखी थी, वे खुद कानून के डर से कांपने लगे। स्थानीय अधिकारियों और पुलिस की लगातार छापेमारी को देखकर इन मकान मालिकों ने अपनी खाल बचाने के लिए इन घुसपैठियों को रातों रात बिना कोई मोहल्लत दिए घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब हालात यह हो चुके हैं कि यह घुसपैठिए अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं। वापस बांग्लादेश जाने पर इनके सामने सबसे बड़ा संकट अपनी रोजी रोटी का खड़ा हो गया है। भारत की मजबूत और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और यहां मिलने वाली मोटी दिहाड़ी की लत इन्हें लग चुकी थी। अब वापस अपने देश जाकर महज RS-300 या RS-400 में पूरे परिवार का गुजारा करना इनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। उधर दूसरी तरफ भारत की इस अभूतपूर्व सख्ती को देखकर बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स ने भी सीमा पर अपनी गश्त और चौकसी को कई गुना बढ़ा दिया है। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि भारत की इस चौतरफा कढ़ाई के बाद हजारों लाखों लोग अचानक जब वापस बांग्लादेश में घुसेंगे तो उनके अपने देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी डरावनी कहानी में असली और सबसे बड़ी फिक्र की बात तो अभी बाकी है। जो लोग आज हकीमपुर बॉर्डर पर भारी भीड़ लगाकर खड़े हैं, यह तो सिर्फ वो छोटी मछलियां हैं जिनके पास भारत में लंबे समय तक टिके रहने के पुख्ता फर्जी दस्तावेज नहीं बन पाए थे, या फिर यह वो लोग हैं जो अभी कुछ ही महीने पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए असली और सबसे बड़ा खतरा वो मगरमच्छ हैं जो पिछले 2020 सालों से यहां आकर पूरी तरह रचे बसे हुए हैं। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों पर यकीन करें तो बंगाल के गली मोहल्लों, कस्बों और देश के अन्य बड़े शहरों में अभी भी ऐसे लाखों लोग मौजूद हैं जिनके पास पूरी तरह से असली और वैध दिखने वाले फर्जी दस्तावेज मौजूद हैं। उनके पास इस देश का पहचान पत्र और वह तमाम सरकारी कागजात हैं जो कानूनी रूप से उन्हें बचाने की एक अभेद्य ढाल बन चुके हैं। ये वो शातिर नेटवर्क है जो प्रशासन की सख्ती को देखकर अब पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह देश विरोधी नेटवर्क इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? क्या सिर्फ 2 जिलों में डिटेंशन सेंटर खोल देने से वह लाखों लोग खुद ब खुद वापस चले जाएंगे जो पिछले कई सालों से इस देश की जनसंख्यिकी यानी डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदलने के खतरनाक काम में लगे हुए थे? पूर्व सरकार पर हमेशा से यह गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ को न सिर्फ पूरी तरह नजरअंदाज किया बल्कि उसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए खाद्य और पानी देकर पाला पोषा। पूर्व शासनकाल में बंगाल भारत का सबसे बड़ा और असुरक्षित एंट्री गेट बन गया था। एक ऐसा गेट जहां सुरक्षा का कोई ताला नहीं था। बस आप दलाल की फीस चुकाइए और देश के अंदर दाखिल हो जाइए। आज जब पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर सायरन बजाती हुई घूम रही हैं, जब एक एक संदिग्ध घर और बस्ती की गहन तलाशी ली जा रही है, तब जाकर इस अंतर्राष्ट्रीय फर्जीवाड़े की खौफनाक परतें एक एक करके खुल रही हैं। केरल से लेकर कश्मीर तक और मुंबई से लेकर दिल्ली तक देश के हर कोने में जो अवैध बस्तियां रातों रात बस गई हैं, उनका मुख्य रूट इसी बंगाल के बॉर्डर से होकर गुजरता था। इसलिए यह सिर्फ किसी एक राज्य की स्थानीय समस्या नहीं थी, बल्कि यह हमारे पूरे देश की अखंडता और सुरक्षा के साथ किया गया एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिस देश में यहाँ के एक आम और मूल नागरिक को अपना एक मामूली सा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हफ्तों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बाबुओं की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, वहाँ दूसरे देश से आए इन अवैध लोगों को रातों रात सारी सरकारी